Guys, before we begin this episode, the next song is dedicated to Loktantra. Loktantra, hi. घंटे का फ्रीडम, नेता का फैंडम, आए हाय। घंटे का फ्रीडम, नेता का फैंडम, गुंडे ऑफेंड हो जाए, आए हाय। जो पेट्रोलिंग वेन्यू पे मारपीट, आलोचक घबराए, आए हाय। मेरी नजर से तुम देखो तो बीमार नजर वो आए। घंटे का फ्रीडम, नेता का फैंडम, आलोचक घबराए, आए हाय। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ, मुद्दों का जोक बने और जोक मुद्दा बन जाए। कुणाल कामरा ने हाल ही में एक स्टैंड अप स्पेशल रिलीज किया और अगर उसका 1% आउटरीच, डिबेट, प्रोटेस्ट कोई ढंग के मुद्दे पे हो जाता तो बेरोजगार युवा भगवा गमछा पहने पॉल्यूशन में तोड़फोड़ नहीं कर रहा होता। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। महाराष्ट्र में नया कलेश करवाने वाले कुणाल कामरा। कुणाल कामराज गद्दार जोक। जो गद्दार है वो गद्दार है। अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पहले समय रहना, अब कुणाल कामरा। पॉल्यूशन इन्फ्लेशन गया भाड़ में, असली मुद्दा कॉमेडियन है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मैं जानता हूँ मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है, कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि जैसा चल रहा है ना, एक दिन ऐसे मीम बनाने के लिए भी एक आईपीसी की धारा होगी। बुक डंडर आईपीसी 6969 क्राइम मेड अ मीम विच आउटरेज्ड पॉलिटिशियंस मॉडेस्टी। बस ये पुराने घर को तुड़वा के नया बनवा रहा हूँ। सही है भैया, सही तो क्या है यार, घर तुड़वाने में भी बहुत खर्चा है, बुलडोजर मंगाओ ये वो। अरे इतनी सी बात भैया, इतनी सी बात, एक जोक तो क्रैक करके देखो अपने घर में तुम। मेरा देश, मेरा देश। आगे बढ़ रहा कमेंट पड़ेगा आप देश। एच का मतलब हिंदू खतरे में है। कोई एक्सप्लेन कर दे प्लीज दिस एच। अरे यार ये पूरे ऐसी जनता है। कुणाल कामरा समवेयर इन 1970s। ये तुम तभी समझ पाओगे जब तुमने वो पूरा मामला तुम्हें पता होगा। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है बाय द वे। तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे, अगर आज के बाद ये चाय में मलाई आ गई तो। मेरे को बहुत ज्यादा गेन आती है इस चाय की मलाई से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ, तमिलनाडु। भैया तमिलनाडु जाना है। तमिलनाडु कैसे जाएगा भाई? थाने की रिक्शा से। मरना तेरे को डर नहीं लगता? कॉमेडियंस मीटिंग ईच अदर एट पुलिस स्टेशन। कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी बट कॉमेडी इज नॉट हिज फोर्टे। बट भाई कुछ भी कह लो, सबसे फनी पार्ट इस पूरे इंसिडेंट की थी वो कॉल रिकॉर्डिंग। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? क्या गुंडा बनेगा रे तू? कालरा अभी मैं बल्ला लेके आया, तेरा सर फोड़ेगा मैं। कहाँ आने का बताओ मेरे को। तमिलनाडु कैसे आएगा मैं? दादर। हेलो, मैं दादर पहुंच गया, अभी कैसे आने का? चेन्नई की ट्रेन पकड़ने का? हाँ मैं ट्रेन में बैठ गया, अभी आगे कैसे आने का? विल्लुपुरम, ये कहाँ पड़ेगा? कालरा भाई अभी मैं विल्लुपुरम पहुंच गया, अभी आगे कैसे आने का? 4 नंबर की बस चलेगी पौंडीचेरी। भाई रुक तू, मैं पौंडीचेरी आ रहा है, तेरा पिछवाड़े से जाएगा मैं। हेलो कालरा, मैं पौंडीचेरी बाईपास में खड़ा हूं, अभी आगे कैसे आने का? ऑटो लेन। ये ऑटो वाला बोल रहा है हिंदी मराठी में बात नहीं करेगा, तमिल कैसे बोलने का? मैं बिल्कुल पहुंच रहा हूँ, रेडी रही हो और कुछ पीने को भी ले आई हो, प्यास लग रहा है मेरे को। ओके नाउ बैक टू द टॉपिक। इट ऑल स्टार्टेड विद अ जोक एंड इट्स नॉट इवन फनी एनीमोर, क्योंकि शिवसेना के गुंडों ने द हैबिटेट में तोड़फोड़ की, वो वेन्यू जहां पर कुणाल कामरा ने परफॉर्म किया था। बाद में जब लोगों ने कॉल आउट किया कि भैया अगर तुम्हें उसका स्टैंड अप, उसका जोक पसंद नहीं आया तो बॉयकॉट करो, प्रोटेस्ट करो, ये तोड़फोड़ करने की इजाजत तुम्हें किसने दी? तो उसको भाई वो लोग डिफेंड कर रहे हैं
कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है पर गाली देने की नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। मेक सेंस, यू गॉट अ पॉइंट। गाली नहीं देनी चाहिए। बगल में लड़कियां बैठी हैं, भगवा झंडा है, नाम में शिव है, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, शर्म तो होगी। और कितना भी दिमाग लगा लो, ये परफॉर्मेंस से ऑफेंड होने पर वेन्यू तोड़ने वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। इट्स लाइक अगर आपकी टीम हार जाए तो आप अपनी टीवी तोड़ दें। हेलो पाकिस्तानीज। ऐसे अगर किसी के पास इतना फालतू का टाइम है कि वो औरों को कॉल करके धमकी दे रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स। ये कोई टाइम है? इसकी दुश्मनी गुजराती से है लेकिन धंधा करना आता है इसको। अब हम इस पे मजाक तो उड़ा ले रहे हैं पर ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि अकेला इंसिडेंस नहीं है। इसके पहले भी वीर पहाड़िया पे जोक करने पर कॉमेडियन प्रणीत मोरे को असॉल्ट किया गया था। और ये इकलौती पार्टी भी नहीं है क्योंकि इसी हफ्ते एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक डी-मार्ट एम्प्लॉय को सूद दिया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा था। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा तो जोक नहीं, ऑफेंस नहीं, ये मारधाड़ तोड़फोड़ में प्रॉब्लम है। पुलिस सामने खड़े होकर कुछ नहीं कर पा रही, ये गुंडागर्दी नॉर्मलाइज नहीं हो रही तो क्या हो रहा? इससे ज्यादा घटिया बात हो ही नहीं सकती क्योंकि ये पावर में है। और जब आप पावर में होते हो तो मारधाड़ तोड़फोड़ करना आसान है क्योंकि भाई पुलिस प्रशासन आपकी जेब में है और कानून व्यवस्था आपके। इससे ऑफेंड हो गए हो तो मेरे पास सेटअप के नाम पे सिर्फ ये ग्रीन स्क्रीन, लो कपड़ा फाड़ दो। और फिर भी ज्यादा गुंडा बनने की चुल है तो ये रहा एड्रेस, जो करना है कर लो। और भाई अगर तुम कुणाल के जोक पे ऑफेंड हो गए हो तो लिसन टू अ फनियर वन कि जिनके यहां तोड़फोड़ हुई जो विक्टिम है वो बेचारे सॉरी बोलते घूम रहे हैं और जिन्होंने तोड़फोड़ की वो इंटरव्यू दे रहे हैं। बलराज इज सच अ जेंटलमैन। व्यक्ति स्वातंत्र्य जो है लोकशाही में जरूरी है, वो कुछ ये नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बदलकर मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जितने टाइम से मैं न्यूज फॉलो कर रहा हूं मुझे ये नॉर्मल लगता है। मेरी पर्सनल दिक्कत यहां पर है, ये हिपोक्रेसी की सीमा कि भाई अगर नहीं कर सकते हम जोक तो बोल दो ना, सीधा डंकी की चोट पे बोलो। पर ये क्या बात हुई कि क्रिटिसिज्म आत्मा है, पर अगर करोगे तो परमात्मा तक भी पहुंच सकते हो। इट्स लाइक पूरे मोहल्ले में जाके बहू को बेटी बताओ और घर जाके बेटे को बेल्ट थमा दो। एंड आफ्टर ऑल दिस कुणाल कामराज जोक डिड नॉट मेक मी लाफ क्योंकि उससे बड़ा मजाक सरकार हमारा बना रही है। Joke is on us and we cannot even laugh and that is the joke. And कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा। राजेश रंजन जी बोलते हैं the vandalization was obviously wrong but क्या कुणाल के शिंदे को ट्रेटर कहना को जोक कंसिडर करेंगे या एक एक्यूजेशन बिकॉज ही इज द इलेक्टेड डेप्यूटी सीएम? भाई ऐसा है कि तुम उसको चाहे एक्यूजेशन लो चाहे तुम उसको जोक लो, तुम उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हो, उस पर लीगल एक्शन कर सकते हो, उस पर डिफेमेशन का केस कर सकते हो। तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम जाके तोड़फोड़ करो वहां पे? ये जो मॉब मेंटालिटी है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मजाक है ना, इसी को ओवर पावर करने के लिए डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है। इसी के लिए तुम टैक्स देते हो जिससे एक सरकार बनती है, सरकार तनख्वाह देती है पुलिस वालों को ताकि जब तुम्हारे घर पे कोई तोड़फोड़ करे तो जाके तुम पुलिस को कॉल लगा सको। पूरा ताना बाना है सोसाइटी का ये। तो ये मत बोलो कि ये तो गलत है, पर क्या ये नहीं, ये बहुत ज्यादा गलत है। मैं तुमसे कुछ बोल दूंगा तुम्हें बुरा लगेगा तो तुम बोलो ना कि भाई बुरा लग रहा है, या तुम मुझे अगर कल बोल दोगे कुछ कि भाई ऐसा कुछ, मैं उस पर बुरा मान सकता हूं, मैं तुम पे केस कर सकता हूं, बट मैं तोड़फोड़ नहीं कर सकता क्योंकि ये शायद गलत हो सकता है पर जो मैं करूं तो डेफिनेटली गलत है। दैट इज, ये बहुत सिंपल बात है भाई समझने के लिए। दूसरी तरफ आईपीएल फुल स्विंग में चल रहा है, 10 मैच निकल गए पता भी नहीं चला। दिस इज फास्टर देन धोनी स्टंपिंग, विच रिमाइंड्स मी, धोनी भाई क्या खेल रहा है वो। 0.16 सेकंड में स्टंपिंग कर देता है। जब तक बैट्समैन को रियलाइज होता है कि बॉल मिस हुई है वो स्टंप करके आधी पिच तक आ चुका होता है। ये बंदा 43 की एज में आधे सेकंड में स्टंपिंग कर देता है। मैं 26 में फोन उठाने में 10 सेकंड लगाता हूं। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है हाउ इज डिफाइंग द लॉज। हमने हर बार सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुमने धोनी से ज्यादा परफेक्ट कीपिंग स्टंपिंग किसी की देखी और कभी तुमने धोनी को कीपिंग की प्रैक्टिस करते देखा है? भाई मेरे को तो हो गए लगभग 20 साल क्रिकेट फॉलो करते हुए, मैंने आज तक धोनी को कीपिंग की प्रैक्टिस करते नहीं देखा। 1 साल तक खेती करता है और आते ही साथ ये सब काम। भाई बाकी होगा तो मजाक बन गया ना। अनदर बिग न्यूज, इसी हफ्ते सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, जिसमें सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बोला है कि ये क्लियर कट एक आत्महत्या का केस था, कोई फाउल प्ले नहीं था इसमें। और जितने लोगों को इंडियन मीडिया ने दोषी करार देकर सूली पे चढ़ा दिया था, सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है।
अब कितना जरूरी है इस चीज पे बात करना, बिना कोई सबूत के, बस मीडिया की टीआरपी और यहाँ वहां की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के चक्कर में कैसे कुत्तों की तरह इसके पीछे पड़ गए थे सब। Bollywood, drugs, drinks, parties, rape parties, and now a murder. Riya Chakrabarti not only used drugs but she also dealt in drugs. हर दिन खुद सस्ते नशे करके पूछ रहे हैं क्या रिया ड्रग्स लेती है। रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग। और इन्हीं लोगों से बेवकूफ बन के ऑनलाइन एक अलग जस्टिस फॉर एसएसआर मूवमेंट चल गया था। ना कोई केस, ना कोई सबूत, बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और सोशल मीडिया ट्रायल। बेचारे एसएसआरियंस क्या काटा है मीडिया वालों ने। भाई रिया चक्रवर्ती के केस में सुभाष चंद्र खुद ट्वीट कर रहा है, रिया चक्रवर्ती वाज मेड आउट एंड अक्यूज्ड बाय मीडिया led by Z News through its editors and reporter at that time। ये Z News का मालिक था। मतलब आरजीकर केस में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट पर ही निकली थी। ये वही सीन है। दिस इज द मीडिया वर्जन ऑफ इट। कितना मजाक चल रहा है और लोग समय रैना को बोलते हैं उसके जोक फनी है। एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक, जब सब खत्म हो गया है, आप सोचते हो इस पूरे केस पे कितना एक अच्छा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया जा सकता था मेंटल हेल्थ पे। एक एस्पायरिंग यंग एक्टर हु स्ट्रगल्ड विद हिज ओन कॉन्फ्लिक्ट्स अचानक अपनी जान लेता है। क्या उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, क्या ऐसा हुआ, लॉकडाउन क्या असर कर रहा था, ये सारी चीजों पे बात की जा सकती थी। मीडिया को ही करनी थी। उन्होंने असली मुद्दा छोड़ा और बस पड़ गए एक लड़की के पीछे क्योंकि टीआरपी दे रहे थे आप लोग। तो जस्टिस फॉर एसएसआर वालों, अभी भी देर नहीं हुई, अपनी कन्वर्सेशन, अपनी मुहिम चालू रखो। पर अब सवाल पूछो खुद से कि मीडिया ने तुम्हें क्या बनाया, गधा या उल्लू। और अब लेंगे खबरों की खबर। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली खबर है देश की जुडिशरी से लेकर। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में आग लगती है, आग फैलती है, जान माल को काफी खतरा होता है। जान तो बच जाती है पर माल को काफी नुकसान होता है। कुछ वीडियोस वायरल होती हैं जहां देखा जा सकता है कि उनके स्टोर रूम में से नोटों की गड्डियां मिलती हैं। एस्टीमेट कुछ लगाते हैं कि 15-20 करोड़ रुपए थे। हालांकि ये कैश कहां से आया, बरामद होके कहां गया, कुछ पता नहीं। जज साहब का कहना है कि स्टोर रूम का एक्सेस उनके हेल्पर्स और खुद पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स के पास था, उनको इसका कोई अता पता नहीं है। अगर नोट वहां मिले हैं तो ये कुछ नहीं, उनको बदनाम करने की साजिश है। और यहां समझ में आता है आरोपी हो या जज, स्क्रिप्ट तो सेम होती है। जब ये जले हुए कैश की वीडियो वायरल हुई तो आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक कोलोजियम की मीटिंग बिठाई और इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। वाह, मतलब हम लोगों से अगर 15 रुपए यहाँ वहां हो जाए ना तो ईडी वाले खुद बुलडोजर पे बैठ के घर के बाहर खड़े होते हैं। हम घर नहीं जा पाते, इन्हें घर वापसी मिली है। खैर, इस फैसले का विरोध करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध किया और कहा कि भैया हमारा प्रेमिस जो है एक डंपिंग ग्राउंड नहीं है, इन पे इंपीचमेंट का केस चलाया जाए। चलो इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड का ये वाला न्यूज याद है? जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने प्रिपरेशन स्टेज और एक्चुअल एक्ट को अलग अलग बताया और कहा कि आरोपियों पर की नहीं बल्कि यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स और पॉक्सो के तहत धाराएं लगाई जाएं। और ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली इनसेंसिटिव था। सोशल मीडिया पे शोर बचा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस रूलिंग पर स्टे लगा दिया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट से जुड़े कुछ ऑब्जर्वेशंस पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब भी मांगे। अब देखो भाई, छोटा मुंह बड़ी बात, ये कोर्ट कचहरी जज के मामले में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते, बोल नहीं सकते, कंटेम्प्ट लग जाता वरना। बट आई कांट जज द जजमेंटिंग ऑफ दिस जजमेंट। माइनर लड़की, पॉक्सो का क्लियर कट केस, उसमें बोल रहे प्रिपरेशन स्टेज और एक्चुअल एक्ट में अंतर है। क्या प्रिपरेशन स्टेज, क्या एसएससी की तैयारी थोड़ी चल रही मालिक? मतलब हम क्या बोल रहे हैं उसको जज करेंगे, पर जज क्या बोल रहे हैं, जज को जज कौन करेगा? मतलब ऐसी न्यूज सुन के ना मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, पर मैं सोचता हूं मेरी अकेले की थोड़ी है। अगली न्यूज सुनो। सेपियंस लैब ने हाल ही में रिलीज की मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, जिसमें 75,000 भारतीयों की भी स्टडी की गई और इसमें पता चला है कि इंडियंस में सीवियर डिस्ट्रेस और बाकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ रही है। अब सीवियर डिस्ट्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? गंभीर पीड़ा, तनाव, गंभीर संकट, एक सेकेंड, गंभीर पीड़ा, तनाव, संकट, विपत्ति, डिस्ट्रेस ही ठीक है। मेरे को तो यही सब सुन के स्ट्रेस हो जाता है। इसको मापने के लिए एक चीज होती है मेंटल हेल्थ कोशेंट, MHQ कहते हैं जिसको। ये 100 तक ठीक माना जाता है। इंडियंस का आया है 57, जो कि अपने आप में तो कम है ही, बल्कि जो ग्लोबल एवरेज है 63 का, उससे भी कम है। और ये हमें बता रहे विश्व गुरु। एंड नो प्राइस फॉर गेसिंग, इन सारी प्रॉब्लम्स का रीजन है आजकल का लाइफस्टाइल। मतलब खाना पीना सोना, इसका तो हिसाब नहीं, और सबसे बड़ी वजह ये टुनटुना, ये एप्पल दिखा दिया मैंने, शो ऑफ। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। मतलब एंड्रॉइड या एप्पल, बट ये डोपामीन की दुकान।
मैं सोशल मीडिया, इंटरनेट, एक दूसरे से कंपेयर करना, बॉडी इमेज इश्यूज, खुद मसूरी में बैठ के दूसरे की गोवा पिक से चल रहा है। एंड ये बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है कि जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया चलाते हो, आपकी खुशियां उतनी आपको कम लगती हैं। इसका एक टर्म है सोशल कंपैरिजन थ्योरी, कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली दूसरे से ऑनलाइन कंपेयर करते रहते हो, जिसकी वजह से आपकी खुशी दूसरे की खुशी के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है। विच रिमाइंड्स मी, खुशी अगर तुम ये देख रही हो तो अनब्लॉक कर दो प्लीज। खुशी। और ये ऑनलाइन कंपैरिजन ही वजह है कि जो बड़े लोग हैं, जिनकी 50-60 उम्र है, जिन्होंने अपने टाइम पे इतना इंटरनेट नहीं देखा, उनमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कम है, और जो जेनजीज हैं, जो नई जनरेशन है, उनमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा है, क्योंकि बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, मसूरी या गोवा वो संगम में सेट है। और आजकल ऐसी न्यूज इतनी ज्यादा आने लगी है कि मेरा तो भाई एक सेट टेम्पलेट हो गया है। एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पहले से थी, अब आगे ज्यादा बढ़ रही है और भी ज्यादा बढ़ेगी, कारण स्मार्टफोन। इतना पक्का टेम्पलेट कॉर्पोरेट में रिज्यूमे का नहीं होता। और ये सोशल मीडिया ना बहुत बेकार अजीब अजीब कंटेंट भी आता है। इसी को लेकर यशराज कमेंट करते हैं, भाई व्हाट्स योर टेक ऑन दैट ब्रेन डेड कंटेंट फ्लडिंग यूट्यूब, यू नो, लाइक दैट अभिषेक कार स्टफ। इट्स रियल डूम स्क्रोलिंग प्रॉब्लम एंड नोबडी सीम्स टू गेट इट। माय डैड्स 50, always loved movies and books, but now he's glued to YouTube shorts. And it's not just him, I hate shorts, but I'm addicted to Twitter. The doom scrolling is killing our productivity and I can't break free. कुछ नहीं कर सकते तुम उस चीज का भाई। तुम जिससे पूछ रहे हो वो खुद जब अगर रील्स की दुनिया में घुस जाता है तो 1 घंटे बाद बाहर निकलता है। तो मतलब आप इसको कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल वॉच लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, एक हल्का सा जोक डालना, एक हल्का सा आई बेट यू डिडंट नो दिस करना, ये बहुत आसान हो गया है आजकल की जिंदगी में। वो जो ब्रेन रॉट कंटेंट है वो चलता ही ज्यादा है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। दैट इज द जनरल डिग्रेडेशन ऑफ द कंटेंट एंड द IQ ऑफ सोसाइटी, व्हाटएवर, जो भी तुम्हें कहना हो। अच्छा, अगली न्यूज पर बढ़ने से पहले आपसे सवाल पूछने वाला हूं एक, तो भैया अपना फोन, लैपटॉप सब पास में रख लो, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। रेडी? डील? लाइक करो, आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज है कुछ यूं, जैसे जैसे क्विक कॉमर्स की ग्रोथ हुई है, जैसे ब्लिंकिट, ज़िप्टो, इंस्टामार्ट वगैरह, PwC की रिपोर्ट बताती है कि इस क्विक कॉमर्स की ग्रोथ के बाद जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो किराने वाले हैं, उनकी बिक्री कम हो गई है। और ऐसा नहीं है कि एक कोई प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, सारी कैटेगरी में किराने वालों की बिक्री कम हुई है, क्योंकि लोग अब इसको क्विक कॉमर्स से ऑर्डर कर ले रहे हैं। और बात अब किराने तक सीमित नहीं रही, आजकल तो भाई जो मांगो, फोन, कपड़े, गाड़ी, घोड़ा, मशीन, सब सारी जरूरतों की चीज 10 मिनट के अंदर। भाई गर्लफ्रेंड भी ऑर्डर करा दो, पहले परफ्यूम कर लेते हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मेट्रो सिटीज के मुकाबले जो टियर 2, टियर 3 सिटीज हैं, गांव कस्बे हैं, वहां पर इतना असर इसका नहीं पड़ा है। उसका रीजन एक ये हो सकता है, एक तो पेनिट्रेशन नहीं है अभी, कई सारे शहरों में भी ये सर्विस लागू ही नहीं हुई है, लेकिन जहां जहां ये पहुंच गए हैं वहां भी लोग इतना नहीं खरीद रहे हैं। एंड विद माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, उसका एक रीजन ये हो सकता है कि बड़े शहरों में लोगों को डिलीवरी चार्ज से इतना फर्क नहीं पड़ता। 30 रुपए डिलीवरी, 9 रुपए हैंडलिंग चार्ज, वो आराम से दे देंगे। माई गेट पे एंट्री दी, सीधा घर पे सामान आ गया। छोटे शहरों में ऐसा नहीं होता, छोटे शहरों में डिलीवरी फी ज्यादा वो लोग कंसिडर करते हैं, और सामान लाना इतना बड़ा टास्क नहीं है, वो उनके लिए लीजर होता है। भाई घर पे खाली बैठे हैं, जाते जाते गए, टहलते टहलते, इसी बहाने दूध दही का सामान ले आए, है नहीं। पर हाँ, ये जरूर हो रहा है कि इंडिया में क्विक कॉमर्स का मॉडल बहुत तेजी से फैल रहा है, और कई सारे छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों का ये धंधा आगे जाके खाएंगे। इसी को लेकर कुछ टाइम पहले इनकी फेडरेशन ने प्रेडेटरी प्राइसिंग को लेकर इन ऐप्स के खिलाफ केस भी किया था, क्योंकि होता है यार, ये इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े डार्क स्टोर्स होते हैं इनके, इतने अच्छे डिस्काउंट ऑफर दे देंगे बल्क डील्स पे, जो एक छोटा व्यापारी नहीं दे पाएगा। 5 किलो चावल आप उससे खरीद रहे हो, 25 किलो उसके पास खुद पूरा पड़ा है, वो कितना ही डिस्काउंट दे पाएगा, कितना ही मार्जिन कमा पाएगा। अब खैर, ये तो थी मेरी समझ की बात। चलो थोड़ा सा म्यूचुअल लर्निंग कर देते हैं, हर जगह नहीं जा सकता मैं, पर आप हर जगह से देख रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके अब हैशटैग अपनी सिटी का नाम लिखो और आप बताओ क्या आपके शहर में ये क्विक कॉमर्स, ये ज़ोमैटो, ब्लिंकिट आ गए हैं, और अगर आ गए हैं तो ये कितने सक्सेसफुल हैं, क्या लोग इनसे ऑर्डर कर रहे हैं या अभी भी ये व्यापारियों से ही ऑर्डर कर रहे हैं। एक से मैंने पूछा था, उन्होंने बताया था कि हाँ भाई, थोड़ा यहाँ से कर लेते हैं, थोड़ा वहां से कर लेते हैं। अगर आप दुकानदार हो तो जरूर बताना कि कितना धंधे में आपको लॉस हुआ है। चलो, खाने किराने की बात हो ही रही है तो अगली न्यूज भी उसी से सुन लो। सरकार ने हाल ही में पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया है कि 24,000 मसाले के सैंपल्स में से लगभग 1,500 ऐसे थे जो क्वालिटी चेक पास नहीं कर पाए, वो खाने योग्य नहीं निकले। अब ये बात हमें इसलिए पता है क्योंकि इंडिया इज नॉट जस्ट द स्पाइसेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मसाले हम सिर्फ यूज नहीं करते, हम सबसे ज्यादा मसाले एक्सपोर्ट भी करते हैं। सालाना लगभग $4 बिलियन के मसाले एक्सपोर्ट कर देता है इंडिया। और हाल ही में हुआ क्या कि इंडिया के कई टॉप जो मसाला ब्रांड्स हैं
उनके कुछ प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में कस्टम में रोक लिए गए। हांगकांग, सिंगापुर में पहले हुआ था, फिर नेपाल ने भी किया। और उन्होंने ये बैन इसलिए किया था क्योंकि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट थे। इन कंपनीज के मसालों में हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक मेटल्स मिले थे। तब जाके लोगों ने FSSAI पे सवाल उठाया था कि भैया ये क्या फूड स्टैंडर्ड हो रहा है कि बाहर के देश हमारा प्रोडक्ट अपने अंदर बेच नहीं दे रहे और हम लोग खुले में खा रहे हैं। और बात सिर्फ मसाले तक की नहीं है। अगर आप अपनी थाली के अंदर झांकोगे तो हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि सबसे टॉक्सिक चीज आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है, तो शायद आपने अपने राशन पे ध्यान नहीं दिया। एंड दिस इशू इज इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। इसको बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं। महीने की शुरुआत है, आपकी सैलरी आएगी, मान के चलो आपका मटर पनीर बनाने का प्लान हुआ। आपने गैस पर तवा रखा, तेल डाला उसमें। लेकिन जब सब्जी काटो तो इस बात का ध्यान रखना कि वो सब्जियों में पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत हो सकती है, क्योंकि इंडिया में जो पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं उनमें से 81% ऐसे हैं जो बाहर के देशों में बैन है। और ये सब्जियां आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फ्लेवर डालता है, तीखापन, उस मिर्ची में ही सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड मिलते हैं। अब आप बोलोगे रहने दो सब्जी नहीं, मैं फल खा लेता हूं। तो जब आप फल खा रहे हो तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि जो फल है वो नेचुरली राइप नहीं हुआ है। एक केमिकल होता है कैल्शियम कार्बाइड, वो बहुत ज्यादा डाला जा रहा है ये अपने आम में, केले में, और इसको आर्टिफिशियली पकाया जा रहा है, जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो फल नहीं खाना ना अपन को। चलो वापस सब्जी पे आते हैं। आपने सब्जी डाली कढ़ाई में, अगला क्या है? जिंजर गार्लिक पेस्ट, इतना तो हमको भी आता है। उसके बाद आप डालोगे मसाले। तो अब ये जो हमारे मसाले हैं जिनके लिए भारत को जाना जाता है, जो भारत दुनिया भर को देता है, उनमें बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में कार्सिनोजेनिक केमिकल्स मिले हैं, जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड है। इससे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब आप बोलो कि ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं नॉनवेज बना लूंगा, मैं पनीर नहीं बनाऊंगा। तो रुक जाओ, नॉनवेज भी सेफ नहीं है। पोल्ट्री फार्म में आजकल एंटीबायोटिक्स, जिन्हें आम भाषा में कहते हैं दवाइयां, उनका यूज बहुत बढ़ गया है। और जब इनका एनिमल्स पर ओवर यूज और अब्यूज होता है तो इन केमिकल के रेसिड्यू उन एनिमल्स के एग्स में भी आ जाते हैं, अंडे, चिकन में। ये जो न्यूट्रिशन है ना, ये चुनावी वादों की तरह, सुनते बहुत है, मिलता ज्यादा नहीं है। अब अगर आप नॉनवेज नहीं खाना चाहते तो वापस आओ पनीर पर। आजकल मार्केट में फेक पनीर की समस्या बहुत बढ़ गई है। हाल ही में एक हरियाणा के एक ब्लॉगर है निखिल सैनी, इन्होंने इस पे वीडियो बनाई थी। वो बोला था कि मार्केट में एनालॉग पनीर बहुत मिल रहा है। अब ये एनालॉग पनीर क्या होता है? देखो, दिखने में नॉर्मल पनीर, एनालॉग पनीर बिल्कुल सेम होते हैं। डिफरेंस होता है इनमें बनाया कैसे जाता है। जो नॉर्मल पनीर होता है दूध से बनता है, जो एनालॉग पनीर होता है वो होता है बेसिकली मतलब कैसा बताऊं तुमको, विराट कोहली बाबर आजम वाला हिसाब है। किंग दोनों को बोलते हैं, बट क्वालिटी लेवल बिल्कुल अलग है। एनालॉग पनीर बनता है पाम ऑयल, तेल, इमल्सिफायर से, जो आपकी बॉडी को जितना फायदा करता है उससे ज्यादा नुकसान करता है। और सबसे बुरी बात है, ये दिखने में दोनों सिमिलर है। और अब आप बोलो कि यार मैं तो अच्छी जगह से पनीर खरीदता हूं, तो भाई एनालॉग पनीर मार्केट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, जोमैटो, जो रेस्टोरेंट को खुद बेचते हैं ये एनालॉग पनीर। तो आप बेसिकली जो आप शाही पनीर खा रहे हो ना, उसमें कुछ शाही है नहीं। अब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सब्जी तो मैं खाऊंगा नहीं, मैं रोटी अचार से काम चला लूंगा, तो आओ भाई रोटी पे। अब रोटी, चावल, जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, अनाज की उपज बढ़ी है, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो गई है। और इनमें जो हार्मफुल मेटल्स होते हैं, इनके लेवल बहुत बढ़ गए हैं। मोटा मोटा अगर समझाऊं तो जो पोषण, जो आहार आपको 2 रोटी से मिलता था पहले, अब आपको उसके लिए शायद 4 रोटी खानी पड़े। हमने यूरिया, खाद, पेस्टिसाइड डाल के हमने खेती उपज तो बढ़ा दी, पर जो टॉक्सिन्स होते हैं खाने में वो लगभग 1500% से बढ़ गए हैं। और ये वो मिलावट है जो आप पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी किचन में पैक होके, ब्रांड सील होके पहुंच रही है। और इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सो रही हैं। और जब आप ऐसा खाना खाते हो जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है, टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं, तो पेट की बीमारियां, कैंसर कॉजिंग, किडनी पर असर पड़ जाता है। और लोगों के दिमाग पर कितना असर पड़ा है, आजकल की पॉलिटिक्स देख लो। अब आपका खाना कैसा बनेगा, उसमें क्या होगा, आप एक हद तक उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हालांकि जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो ये कि वो किस चीज में आपको सर्व होगा। तो कोशिश करो कि आपके घर में जो कटलरी है, वो मतलब थाली चम्मच, वो स्टील की, कांच की, या तुम कोठी बंगले वाले हो तो वो चीनी मिट्टी वाले हो, प्लास्टिक की चीजें यूज मत करना। अगर आप बाहर से कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो काले कलर की जो कटोरी आती है, जो आपके घर में प्लास्टिक के सामान है, उनसे भारी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक आपकी बॉडी में जा रहा है। ये आप कंट्रोल कर सकते हो। माइक्रो प्लास्टिक आपकी बॉडी में क्या कर रहा है वो जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अच्छा, आपने आजकल न्यूज में नोटिस किया है कितने सारे नॉन इश्यूज आ गए। टिश्यू को इशू बनाया जा रहा है, कब्र में गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं लिटरली। इस मामले में इन धर्म पगलुओं से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, पर हाँ एक बात जरूर मानता हूं कि हिंदू खतरे में है।
खतरा आपको पता नहीं है अभी तक। क्लाइमेट चेंज के चलते दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये तो पता है आपको। पर अगर आप हिंदी बोलते, सुनते, समझते हैं तो इसका सीधा असर पड़ रहा है आप पर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हिंदू कुश हिमालयास के। बताया जा रहा है कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सी के ऊपर बढ़ता है तो इन ग्लेशियर का साइज 45%, लगभग आधा कम हो जाएगा। और उससे बुरी बात यह है कि जो ग्लेशियर की पिघलने की स्पीड है ये तेजी से बढ़ती जा रही है। 2001 से लेकर 2010 के बीच में जिस स्पीड में ग्लेशियर पिघले थे उससे 65% ज्यादा तेजी से पिघले 2011 से लेकर 2020 के बीच में, और फिर 2020 से लेकर 2030 के बीच में और तेजी से पिघलेंगे। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, समझे, कंपाउंडर। अब ग्लेशियर्स के पिघलने से होगा क्या? 2 तरीके से इफेक्ट करता है। एक होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट जैसे कि ग्लेशियल फ्लड्स, बर्फ पिघलती है, छोटे छोटे लेक्स बनते हैं पहाड़ों पर, और जब बारिश का सीजन आता है तो उन लेक्स में फ्लड आ जाता है। फिर क्या होता है, जैसे हिमाचल में हाल ही में हुआ था। दूसरा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, विच इज द ड्राइंग अप ऑफ वाटर बॉडीज। जब पिघलने के लिए बर्फ ही नहीं बचेगी, पानी ही नहीं रिसेगा, तो नदियां सूख जाएंगी। तारीफ करो इन लोगों की, इसीलिए खून का प्यासा बना रहे हैं आपको, क्योंकि पानी बचेगा ही नहीं। बट नो फियर मॉन्गरिंग, उतनी टेंशन की बात नहीं है। 50-60 साल की है, तब तक अपना जीवन काल कट जाएगा, अपन आराम से कुंभ नहा लेंगे। बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपकी, पर उसके पे भी काम जारी है अगली जनरेशन के लिए। हैबिटेट तोड़ने से लेके औरंगजेब की कब्र खोदने तक सारे सवालों के जवाब समय रैना से पूछे जा रहे हैं। और अगर अब आपको लगता है कि ये छोटा सा तुच्छ सा क्लाइमेट चेंज का मुद्दा आपके थोड़े से टाइम के लायक हो, तो मालिक एक पूरी वीडियो बनाई थी, एक पॉडकास्ट भी है, देख लेना। थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपब्लिक डिबेट में जब पतंजलि का ऐड आए तब देख लेना। अगली खबर है केरला राज्य से, जहां पर फाइनली केरला में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अब खुलने जा रही हैं। अब यूपी बिहार वाले शायद रिलेट ना कर पाए, पर केरला में क्या है, वहां पे चलती है सीपीआई, कम्युनिस्ट। तो वहां पे ना वो मानते हैं कि एजुकेशन को प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अभी तक केरला में खुलने नहीं दिया गया था। दैट इज व्हाई 100% लिटरेसी। अभी एक अच्छी बात है कि स्टेट अपने आप में पर्याप्त है एजुकेशन के लिए, उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे या प्राइवेट बॉडीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा। बट इसका फ्लिप साइड ये है कि इसकी वजह से केरला में स्टूडेंट माइग्रेशन बहुत बढ़ गया है। अब हर कोर्स सरकारी कॉलेज में अवेलेबल तो है नहीं, तो बहुत सारे बच्चे बाहर माइग्रेट करते हैं। सिर्फ 2023 में ही लगभग 2.5 लाख केरला के स्टूडेंट्स बाहर माइग्रेट किए थे, ओवरऑल इंडिया के 20%। इनफैक्ट केरला में इतना ज्यादा माइग्रेशन है बाहर कि कुछ तो ऐसे गांव के गांव हैं जो खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी जो अगली पूरी पीढ़ी है वो बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए और वहीं फिर सेटल हो गए। तो उसका टर्म होता है घोस्ट हाउसेस, कभी सर्च करना। पर फिलहाल के लिए हाँ, अब ये बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको एमटी, एलपीयू, शारदा के रिजॉर्ट यूनिवर्सिटी केरला में देखने को मिले। कोड़ीकोड का प्रोनाउंसिएशन सिखा देना बस। अच्छा, आपने देखा होगा कि आजकल इंडिया में लैंग्वेज को लेकर काफी ज्यादा इशू होता है। बैंगलोर में वो कन्नड़िगा बोलते हैं कि नहीं आप हमारी भाषा में बात करो। कभी महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों में डिफरेंस हो जाते हैं। तमिल में वहां अलग हिंदी इंपोजिशन का इशू है। इसी को लेकर एक बहुत अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्लैग छपा है। बड़े अच्छी तरीके से बताया गया है कि कौन सी भाषा कितने राज्य में बोली जाती है। एंड ऑब्वियसली सबसे ज्यादा देश में जो भाषा बोली जाती है वो है हिंदी विद 43.6%। इंडिया में कुल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और 96% भारतीय ऐसे हैं जो 1 या 2 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं। और इसी में समझ में आता है कि साउथ वाले इतना हिंदी को अपोज क्यों करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी उनकी सेकेंडरी भाषा भी नहीं है। तमिलनाडु के एग्जांपल से समझाता हूं कि ज्यादातर लोग तमिल बोलते हैं, सेकंड लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है 18%, वहीं हिंदी 2% लोगों की सेकेंडरी भाषा भी नहीं है। और अगर आप ये वाला ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्टेट्स हैं, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहां पर सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है। अच्छा, हिंदी के बाद कौन सी ज्यादा भाषा बोली जाती है? वो है इंग्लिश, बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल। रौनक बोलते हैं, वी डोंट हेट साउथ इंडियन लैंग्वेजेस बट आई थिंक हिंदी और इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया। इन साउथ स्टेट आल्सो देयर आर मेनी क्लासिकल लैंग्वेज लाइक कुचिपुड़ी, मलयालम, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा। देन व्हिच वन सदर्न लैंग्वेज शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर अदर्स इज द मेन प्रॉब्लम। यार मैंने पता इस चीज पे बहुत अच्छा देखा था कि सेंटर इज डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, स्टेट इज डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगेन आई स्टिल बिलीव कि कोई एक यूनिफाइंग लैंग्वेज होनी चाहिए, बट दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो मानता है कि नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है उसकी, तो उसका भी अपना अधिकार है, उसका भी अपना मौलिक अधिकार है, उसका भी अपना ओपिनियन है, वो चाहे तो ना बोले, है ना। बट हमारे बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये बड़ा पेचीदा सा टॉपिक है ये। और अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पैनल ने एक रिपोर्ट निकाली है और अपनी एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज को सही ट्रीट नहीं किया जा रहा। ये बाहर वाले बोल रहे हैं।
यहाँ वाले बोलेंगे तो आप उन्हें एंटी नेशनल बोल दोगे। द रिपोर्ट सेज एंड आई कोट, इन 2024 रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस इन इंडिया कंटिन्यूड टू डिटोरेट एज अटैक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज कंटिन्यूड टू राइज। बेसिकली ये भाई साहब जो सवाल पूछते थे ना, अमेरिका क्या कहता था? इस सवाल का जवाब मिल गया है। अमेरिका कहता है इंडिया इज कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। अब इन्होंने क्या बोला वो मैंने बता दिया, क्यों बोला वो अगर तुम फिर भी पूछ रहे हो तो भाई फिर तुम जा रिपब्लिक देखो। ड्रग दो। साथ ही साथ इन्होंने भारतीय जासूसी एजेंसी रॉ पर सैंक्शंस लगाने की भी बात कही है। क्यों? थोड़ा अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। तो रॉ तो तुम्हें पता ही है ना, वो एक था टाइगर में सलमान, वो पठान में वो शाहरुख भाई, रॉ में ही काम करते थे अपने। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं आपको याद होगा, कनाडा में निज्जर वाला मामला। और ऐसे कई सारे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं जिनकी शूटिंग में रॉ का हस्तक्षेप का आरोप लगा है। आप देखो बस सैंक्शंस रिकमेंड किए, इंपोज होने के चांसेस कुछ खास नहीं है। पर हाँ, ये रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये रॉ पे सैंक्शंस, ये ग्लोबल फोरम में क्या चल रहा है इंडिया को लेकर, वो खबर आपको बतानी थी। इंडिया ने ऑब्वियसली इन आरोपों को खारिज कर दिया है और इंडिया ने गुरपतवंत पन्नू के असैसिनेशन अटेम्प्ट में जो यूएस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें पूरा सहयोग देंगे। हम आपको कोई लेना देना नहीं है। अब रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीजें कही गई हैं, लिंक दे दूंगा, जाके पढ़ लेना। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं तमिलनाडु में नहीं रहता। और आखिरी खबर है थाईलैंड से। दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना लोग की। थाईलैंड के नाम भूकंप आया है थाईलैंड म्यांमार में, वो भी 7.7 के मैग्नीट्यूड का, यानी कि बहुत तेज भूकंप। कितने होटल ने स्विमिंग पूल थूक दिए, कितनी बिल्डिंग ढह गई, कितने ब्रिज टूट गए, बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और पता नहीं कितने ऐसे हैं जो घायल है। अगर आपके आसपास भी किसी ने आपको भूकंप की खबर सुनाई हो तो ये थाईलैंड वाला ही है जिसके ट्रेमर्स आप तक आए। हैबिटेट तो पूरा ही ढह गया। अगली खबर है नारियल। आई विश वो नारियल होती बट रियल है। ये हमारे देश के नेशनल टेलीविजन पे हुआ है। एक वीडियो वायरल हुई जहां पर ये पंडित जी दिखा रहे थे कि कैसे वो अपनी दैविक शक्तियों से नारियल उड़ा सकते हैं। इतना करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ सीधा बोल देते बगला मुखी मैया की जय। ये वीडियो वायरल हुई जहां दिखाया जा रहा था कैसे दैविक शक्तियों से स्टूडियो में बैठे बैठे नारियल उड़ाया जा सकता है। ये नारियल उड़ आपकी तरह ऊपर नीचे जो आपने चलाया था ऐसे पकड़ के भी दिखा दिया। और यहाँ देखिए, यहीं पे रोकूंगा हवा में, यहीं स्टॉप एकदम। और इतनी दैविक शक्तियों के साथ साथ थोड़ी एडिटिंग और सीख लेते तो शायद धागा चुप जाता। पब्लिक ने पकड़ लिया, वहीं हो गए फैक्ट चेक। पर ईशान अवस्थी की कसम, यहाँ पर जो दिख रहा है ना वो हो नहीं रहा। दरअसल इस वीडियो में जो नारियल उड़ा रहे हैं वो है मजिशियन कुलदीप मिश्रा, जो न्यूज नेशन के प्रोग्राम में डिबंक कर रहे हैं दयानंद महाराज को, जो ऐसी उल जुलूल ट्रिक्स दिखा के फेमस हो रहे हैं। सिर्फ हिला के दिखा देना, उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। अब नारियल कैसे उड़ता है उसके विषय में आप थोड़ा सा देखें। पर फिर रील ऐसी काटी गई कि डिबंक चला गया, सिर्फ फेक न्यूज रह गई और लोगों ने मान भी ली। और लोगों की गलती नहीं है, बिकॉज दैट्स द लो पॉइंट। आजकल जैसी इंडियन न्यूज चैनल की हालत हो रही है, रियलिटी और पैरोडी में डिफरेंस कहां बच गया है। अब हालत वहां पहुंच गई है कि सर्कस किसी का भी हो, जोकर आप ही को समझा जाएगा। अगली खबर है ईद के बारे में, मोदी जी से रिलेटेड। एंड आई नो आप यही सोच रहे हो कि ये दोनों शब्द सेम सेंटेंस में कैसे आ रहे हैं। इस बार आपके लिए ईद पर तोहफा सिर्फ सल्लू भाई नहीं, मोदी जी भी ला रहे हैं। हाँ, सौगाते मोदी प्रोग्राम के तहत मोदी जी देश के 32 लाख मुसलमानों के घर पे ईदी भेजेंगे। ईदी भेजेंगे, ईदी भेजेंगे। हाँ, एक पूरी किट है जिसमें ड्राई फ्रूट, बेसन, सूजी, सेवई, शक्कर के साथ सूट पैंट कुर्ता पजामा भी है। बट पता जैसी मेरी बुद्धि चलती है, मुझे बस ये जानना उस कपड़े का रंग क्या है। सफेद कपड़ा नहीं है, स्ट्राइप्स है बस। और अब तुम नोटिस करना, ये स्कीम अगर कांग्रेस वाले लेके आते तो उन्होंने हाथ काट देना था उनका। अब नहीं हो रही तुम्हारी अपीसमेंट, ये नहीं है तुष्टिकरण। साडा कुत्ता थोड़ा कुत्ता सुधी टॉमी। और इस हफ्ते लोगों को कार्टून पंथी भी बहुत सवार रही, लिटरली। एक और चीज जो बड़ी ट्रेंड में थी वो थी ये जिबली एस्थेटिक वाली इमेजेस। इसको जिबली कहते हैं, गिबली क्या कहते हैं इसको। अब ये जिबली है, अब पक्का नहीं है। इस पे NBIS कमेटी की मीटिंग बैठनी है अभी। NBIS कौन सी कमेटी है? नेशनल बेरोजगार इन्फ्लुएंसर समिति। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्टूडियो जिबली एक जापानीज एनिमेशन है, को फाउंडेड बाय हायाओ मियाजाकी। इनका आर्ट वर्क, स्टोरी टेलिंग काफी इंट्रोस्पेक्टिव होता है, हैंड रिटिंग एनिमेशन एंड डीप इमोशनल कोर, एंड दे एक्सप्लोर थीम्स लाइक लॉस एंड ह्यूमन कंडीशन। ये मुझे बोलने के लिए बोला था, लेकिन लोग तो चैट GPT से ही बनवा रहे हैं। अच्छा, इनको देखा है आपने
डरना मत, इनका नाम है इन्फ्लुएंसर। ये आजकल इंटरनेट पे बड़े वायरल हैं। नाम है एस्टन हिल। अमेरिका के एक इन्फ्लुएंसर हैं जो हाल ही में अपने ASMR स्टाइल व्लॉग्स के लिए बड़े फेमस है। पता नहीं भाई, बंदा 3:30 पौने 4 तक उठ जाता है। पूरे घर में बिग बॉस से ज्यादा कैमरे लगे हैं इसके, हर चीज रिकॉर्ड। उठेगा सुबह, पता नहीं क्या सैरट होगा, वाटर से ऐसा मुंह धोएगा अपना बर्फ वाले पानी में, फिर ऐसे उल जुलूल से कपड़े पहनेगा, दौड़ेगा, जिम जाएगा। बड़ा पेट्रियार्कल आदमी है। लड़कियां चौतरफा इसको चीजें ही थमा रही होती हैं। और ये इतना वायरल चला गया है कि भाई बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, ओनली फैंस मॉडल तक कॉपी कर रही हैं। वो बता रही हैं कि सुबह उठ के हम क्या करते हैं, जबकि लोगों को रात का जानना है। दैट्स नॉट माई पॉइंट। सैरेटोगा वाटर जो ये यूज करता है उसकी डिमांड बढ़ गई है। पूरे दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर कॉपी कर रहे हैं, यहाँ के लौंडे कॉपी कर रहे हैं। भाई तुम 4 दिन में एक बार मुंह धोते हो नलके के पानी से, तुम क्या ये ASMR व्लॉग्स बना रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये कुछ वो खबरें थी जिनसे आपको फर्क पड़ता है पर आपको मजा नहीं आता। अब अगले सेगमेंट में वो खबरें जिससे आपको फर्क तो बिल्कुल नहीं पड़ता पर मजा बहुत आता है। नेक्स्ट सेगमेंट कमिंग अप। पहली खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पर एक आदमी चोरी करते पकड़ा गया और उसकी निकल गई। पॉज करके बोला, एक साथ बोलते तो तुम यू बोल देते। हाँ, 2 नंबर का काम करते करते हुआ 2 नंबर का परिणाम। और अगर अभी भी तुम नहीं समझ रहे हो तो सिंपल भाषा में हक दिया है। जैसे दिल्ली में एक चड्डी गैंग होती थी ना, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। ये आदमी चोरी करता था, जैसे कोई इसको पकड़ने आता था ये पैंट में पॉटी कर देता था। छी, इसका कोपिंग नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म था ये। He was a very shitty thief to be specific। लेकिन इस बार पुलिस को पता था इसका मोडस ऑपरेंडी, तो इस बार भी चोरी हुई, पुलिस पकड़ने आई। और ये इस बार भी दिमाग से पहले जोर लगा के बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार पुलिस पूरी तैयारी में थी। जैसे ही इसने चोरी की, पुलिस वाले आए, ग्लव्स और मास्क पहन के इसको पकड़ लिया। पकड़ने में दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तब हुई जब डिसाइड करना था इसको थाने ले जाएगा या पैखाने। और चोर जब पकड़ा गया, पता उसने क्या बोला? ले हक दिया तेरे लॉ एंड ऑर्डर पे। अगली खबर है बिहार से। वेलकम बैक। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ज्वलंत समस्या का समाधान निकाला गया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील भोजपुरी गाने बैन कर दिए महिला सुरक्षा के लिए। क्या? और रीजन भी दिया है। पुलिस ने कहा है कि ऐसे गाने पब्लिक प्लेसेस में बजाने से महिलाओं को इनसिक्योर फील होता है, उनकी सेफ्टी को खतरा होता है। आई एग्री, लेकिन क्या कोई मतलब तुम प्रायोरिटीज देख रहे हो? महिलाएं गाने सुन लेंगी ये दिक्कत है, बाकी गाने तो बढ़िया ही हैं। क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते? काफी यूनिक तरीका है अगर तुम सोच के देखो। बाय दैट लॉजिक गर्मी में बिजली कटौती तो होगी, सरकार से कुछ नहीं बोलेंगे, पर तुम बिहारी, तुम कूलर में पानी डालते मत दिख जाना। बिहार के गाने में प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आता, क्या अश्लील है इसमें? तो लहंगा उठा दे रिमोट से। समाज सेवा ही तो कर रहा है, महिला को कितना उसका लहंगा उठा रहा है रिमोट से। क्या बात है? सोच के देखो, अगर प्रॉब्लमेटिक है भी तो वो गाने जिन्हें गा के मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन जैसे लोग संसद पहुंच गए, वो गाना बजाने के लिए आप पे मुकदमा हो जाएगा। एंड भोजपुरी गाने से दिक्कत है, हिंदी गाने की तो पैरोडी से भी दिक्कत है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय तोड़ फोड़ करवाएगा क्या? अगली खबर है यूपी के मथुरा से। यूपी बिहार का अलग मोनोपोली चलती है, इनका अलग अंबानी अडानी हो रखा है सेगमेंट में। यहाँ पर एक व्यक्ति को उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो भाई ने समझदारी दिखाते हुए फोन निकाला, यूट्यूब पे गया और यूट्यूब से देखकर अपना ही ऑपरेशन करने लग गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाई मथुरा के सिर्फ पेड़े नहीं, येड़े भी फेमस होने चाहिए। इतना आत्मनिर्भर नहीं होना था भाई। तुम हंसो मत, तुम्हें शर्म आ रही है? अगला आदमी यूट्यूब से देख के ऑपरेशन करने लग गया, तुम एक लाइक नहीं कर पाते। और यूट्यूब कितना रिसोर्सफुल हो गया है यार आजकल। पॉलिटिक्स भी यूट्यूब पे हो रही है, जर्नलिज्म भी यूट्यूब पे हो रही है, डॉक्टरी भी यूट्यूब पे हो रही है, शादी भी यूट्यूब पे हो रही है, डाइवोर्स भी यूट्यूब पर हो रहा है। बट सोच नहीं सकता भाई, यूट्यूब से देख के ऑपरेशन कैसे किया होगा इन लोगों ने। डॉक्टर साहब, हमारे भैया का एक्सीडेंट हो गया, इनको प्लीज बचा लीजिए। डॉक्टर साहब जो बोलेंगे कर देंगे। डॉक्टर नहीं है, प्रैक्टिशनर है। अरे आप जो भी हैं, मेरे भैया को बचा लीजिए, इनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह रहा है। इसका छलनी का क्या करेंगे आप? कविता किचन की वीडियो खुल गई, रुक जाओ। 2x पे वीडियो चले, लंबा चीरा लग गया। ठीक है, कर रहा, रुक जाओ। अब क्या हो गया? आपको हंस रहे हो ऊपर से। कर रहा है, रुक जाओ।
अब क्या हुआ? इंटरनेट खत्म हो गया, वीडियो बफर कर रही। बोलो लाइक सब्सक्राइब शेयर। अगली खबर भाई कहां से है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, फिर यूपी। आई लव यू। यहाँ पे खबर है, एक लड़की को दिल दे बैठी 9 लड़कियां, शादी के बाद कर देता था कांड। पहली वाली ने खोली 9 लड़कियां। क्या करता था ऐसा ये? उसने खुद को लखनऊ में आबकारी विभाग के अनुभाग समीक्षक के पद पर कर। अच्छा, सरकारी नौकरी का मामला है। यही होता है दोस्तों, कंपटीशन में जिंदगी भर लगी रहती है, लेकिन एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो आप सरकार के नौकर हो और दुनिया आपकी। 9 लड़कियां यार, 9। प्राइवेट वालों को इतनी छुट्टियां नहीं मिल रही, 30 को नौकरियां मिल गई। जिंदगी हो तो ऐसी हो। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 17? नो। कुणाल कामरा लास्ट 2 days। Together we are 100% fluent in something. मेरे को बोलते कि तुम्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती बोलनी, मेरा दोस्त भी गवार है, और जब इंग्लिश आती नहीं तो बोलते क्यों गवार बोल रही है हमको यार। वो माइनस सर। अनइम्पॉसिबल ब्रो, अनइम्पॉसिबल। जस्ट माइनस सर। नो, आई डज नॉट। जस्ट सब्ट्रैक्ट हर फ्रॉम योर लाइफ। आई डज नॉट यार, आई नॉट। डेली रूटीन, डेली, एवरी डे। Friends is relationship but temporary is permanent. My appeal to her, just subject him. Tell me a Hindu without telling me you are a Hindu. ओम जय जगदीश हरे। भाई हॉटस्पॉट ऑन करना यार। ये बहुत पहले होता था, वाईफाई जब उधर से लेते थे। पहले तो होता ना जियो के पहले, तब मॉल के बगल में पीछे आके बैठ गए। डाउनलोड करता था लो 3GP मोटू पतलू। लो 3GP मोटू पतलू। 3GB सपोर्ट नहीं करता था फोन। तो लो 3GB नाम की कोई चीज होती है? हाँ, 3GB का भी लो वर्जन होता था। मैं समझ रहा हूँ कि वो क्या पिक्चर क्वालिटी होगी, लेकिन मैंने वो पिक्चर क्वालिटी जहां देखी है मैं बता नहीं सकता हूँ तुम्हें। ये समझिए। क्या रोजे में किसी लड़की से बात कर सकते हैं? सैफ भाई से पहले मैं सुनूं। कर सकते हैं, वो बताएगा, देखो आगे। क्या रोजे में किसी लड़की से बात कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपने नाना की लड़की से बात कर सकते हैं। वल्लाहु आलम। नाना की बेटी। ओ अरे यार, आप भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? आपके तो माता के शौहर का राज चल रहा है क्या? दिया बिल्कुल, मजा बांध दिया, ये मान लो। एक कैसे ये सिर्फ कुछ। अच्छा, नोएडा में ना 1 पे 1 दारू फ्री मिल रही है आजकल। यस। तो उसका रिव्यू लेने के लिए न्यूज भाई साहब पहुंचे हैं। तो अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ के? हाँ, 100 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूँ। कितना फायदा कर लोगे? उतना तो पेट्रोल फूक दिया होगा। नहीं, फायदा बहुत हो गया। 16 पेटी लिए। 16 पेटी लिए? भाई आपको कितनी बारात में दारू पिलानी है यार? पूरा लिवर समाज डरा हुआ है। मेरे को तो रिपोर्टर भी बेवड़ा ही लग रहा। यहाँ से माइक ऑफ करेगा दो मेरी। ये वीडियो बहुत वायरल हुई बिहार सीएम नीतीश कुमार की, जहां पे नेशनल एंथम चल रहा है, सब ऐसे खड़े हुए और नीतीश भाई साहब इज प्लेइंग द किड। मैम, ये मेरे को हंसा रहा था। You will announce and Allahu Akbar subtitle, गांजा प्लस जलेबी, चाचा ओवरडोज गांजा पी लिया। ये एक ओपन सीक्रेट है कि नीतीश कुमार जी जो है ये भोले के भक्त हैं। इसके आगे जो है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बिहार में एक सज्जन मिले थे, उन्हीं से सुन लो। शराब बंद है, उससे ज्यादा बिक रहा है, आज स्वयं वही गांजा पीते हैं, तो दूसरे को क्या सुधारेंगे? नीतीश कुमार। मीडिया तो उसी के पक्ष में है, जितने मीडिया लोग हैं। ओ सोनू भाई, समझदार हो गया लगा। लेकिन आपको घर भी बना करके सरकार दे, आपको पानी पीने का जो व्यवस्था, चलो ये तो खैर उसमें आता है आर्टिकल 21 में, तो वो तो खैर आर्टिकल 21 में आता है पानी पीने की। घर बनाना, आपको पैसे देना, ये सब सरकार का काम नहीं है। ये सरकार क्यों करेगी? सरकार का काम। वो बोलने का तरीका भी इसका बिल्कुल वैसा हो गया है कि यार कि हाँ, नेता नहीं तो भाई आईएएस तो बन सकता। इंटरव्यू तो अभी से देने लग गया है। मुझे लगता है कि इसका मेंस और एडवांस क्लियर होना, इसको इंटरव्यू स्टेज तक नहीं ले जाना चाहिए। उसकी प्रिपरेशन इसकी बचपन से हो रही है। क्या कमबैक होगा जब ये एक्चुअल में बन जाए?
हाँ भाई साहब बचपन से मतलब हाँ 25 में जब मैं डायमंड मेडल लेके आऊंगा वाला माहौल है इसका। अब तो सोनू भी बड़ा हो गया, अब तो सोनू बड़ा हो गया, लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे सोनू की शादी टाइप वाला। एज से ज्यादा मैच्योर है, बात तो सही है भाई, सब खुश हो रहे हैं इसके लिए तो यार। ये पूरा कॉन्सर्ट ही उससे करवा ले तू, टिकट के पैसे भी दे, कॉन्सर्ट भी वही आए। जोर से बोलो। पीक एंटरटेनमेंट। ऑटो ट्यून 1000, पूरा ऑटो ट्यून समाज डरा हुआ है। एंटायर इंडियन क्रिकेट प्लेयर ड्यूरिंग आईपीएल। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खेलो प्लीज, अपना घर लगा दो पूरा उसमें, हारो लोन लो दोबारा खेलो, कि आप एक बार जीतोगे सब बराबर हो जाएगा भाइयों, प्लीज सट्टा खेलो भाइयों। जितने भी क्रिकेटर हैं, जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं, सब सट्टा प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन पूरा समाज को बचाने का, युवाओं को बचाने का पूरा भार जो है वो ले रखा है इन्फ्लुएंसर्स ने। यहाँ अभी मैं एक प्रमोट कर दूं एमपी वो 11 वाली कंपनीज, तो मेरे चीथड़े उधेड़ दोगे तुम मेरे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है। जबकि पैसे बहुत ऑफर हो रहे हैं तो हमारी पूरे रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन तुम साले लाइक भी नहीं दोगे। इतने बेशरम आदमी हो तुम, लायक थोड़ी हो तुम लोग बचाने के। तुम लोग सट्टा, तुम घर सब बेच दो, मुंह मत खुलो। अगला मीम, मजे क्या ले रहे हो, वीडियो खत्म हो गया है, लाइक करने को बोल रहा है तुमको क्रिएटर, और कमेंट भी करने को। ऐसे ही तुमको धोखे में रखना पड़ता है ना, तब जाके सुनते हो तुम। अभी बोल देता कि लाइक करके जाओ तो तुम चले जाते। तो ऐसे बिना लाइक करके मत जाओ दोस्तों। पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर अपने अंगूठे का पूर्ण इस्तेमाल करो, वरना वोट देते टाइम सरकार करवा लेगी। एनीवे दोस्तों, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम कुछ अच्छे कमेंट्स को अपने वीडियोस में फीचर भी करते हैं। अपने किसी दोस्त के साथ, किसी परिवारजन के साथ ये न्यूज वाली वीडियो शेयर कर सकते हो। मैं मिलूंगा ऐसी ही और अटपटी, अतरंगी और अच्छी खबरों के साथ अगले संडे शो में। अपना ख्याल रखिए। जाते जाते ईद मुबारक दोस्तों, प्यार बांटें, सेवई बांटें, थोड़ा यहां भी दे और लाइक भी दें। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गाइस, तो हमने यहाँ पर अपने पुराने वाले स्टूडियो में अपना आखिरी एपिसोड का आखिरी सेगमेंट रिकॉर्ड कर लिया है। And now it feels like life moves on. सागर भाई, सैफ भाई, and this small little studio, this small little green screen जहाँ ऐसे खड़े होके बात करनी पड़ती थी क्योंकि इसके नीचे ग्रीन स्क्रीन नहीं हुआ करती थी, तो होपफुली अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। And with that, we'll be moving on to the new episode of the Sunday show and the new episode of Life.